Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying the chapter thermodynamics, that is chapter 6, and today we are going to again continue this chapter. In the last class, we have studied about the specific heat capacity, molar heat capacity, and how we have to calculate the internal energy and the enthalpy change for any reaction through calorimetry. That also we have studied. So hope that is clear to all of you. Today we have to learn or we are going to learn that what is the importance of thermodynamics. ये हमारे लिए thermodynamics कैसे beneficial होता है, कि इसका क्या importance है, वो हमको जानना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. तो first of all we have to now calculate another topic that start is enthalpy of a reaction. Enthalpy of a reaction. कि आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान कितना हीट रिलीज या कितना हीट गेन हो रहा है, उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है. सो वी नो दैट कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. ठीक है. वी टेक इट एज अ रिएक्टेंट एंड द रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. अब यहाँ दो चांसेस होती है, या तो हीट रिलीज होता है या तो हीट गेन होता है. अगर हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हीट गेन हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. सो द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हियर इज बीइंग कैलकुलेटेड एज डेल्टा आर एच बी कैलकुलेट है. ठीक है. इसको ऐसे लिखा जाता है, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज बीइंग डिनोटेड बाय डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी की इंडिविजुअली जो भी प्रोडक्ट है उनका इंडिविजुअली हर किसी का हम एंथैल्पी कैलकुलेट करके रखे रहते हैं, या फिर वो हमारे पास कैलकुलेटेड क्वांटिटी और फिर कैलकुलेटेड मेजरमेंट रहता है, एंड डायरेक्टली हमें उसमें प्लेस करना है माइनस समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. हम तो यहाँ एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं कि शुरू में कितना था, लास्ट में कितना हुआ. इट मीन हम कभी कभी बोलते हैं कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, पर हमको आउटपुट पूरा नहीं मिलता है, तो हम उस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि हमें आउटपुट कितना मिल रहा है. सिंपल सा है कि हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं ना, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर पॉजिटिव आया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट हो गया, निगेटिव आया तो लॉस हो गया. बस सिमिलरली कि कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. समेशन का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट हो या एक ही प्रोडक्ट हो. रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं. तो सबका एंथैल्पी हमें एक साथ लेकर के चलना है, और रिएक्टेंट के केस में भी सारे के सारे एंथैल्पी हमें एक साथ क्या करना है, लेकर के चलना है. तो इस वजह से हम उसको माइनस करते हैं. सो इफ डेल्टा आर एच इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है इट मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. और यदि डेल्टा आर एच निगेटिव है इट मीन्स योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी इस केस में हीट रिलीज हो रही है और इस केस में हीट क्या हो रही है, गेन हो रही है. तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द बेसिक नीड, यानी इसका यूजफुलनेस क्या है. The usefulness of this topic is, or this enthalpy for calculating enthalpy of reaction is very much important in the industrial process. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या है, कंटिन्यूसली रिएक्शंस होते हैं. अब क्या होता है कि अगर हम एक्सेस से ज्यादा एनर्जी देंगे तो हम लॉस कर रहे हैं. जैसे सिंपल सा है कि जब हम घर में खाना बनाते हैं या मम्मी लोग जब खाना बनाती है तो उन लोग हमको बोलते हैं कि 2 सीटी के बाद या 3 सीटी के बाद आप खाना बंद कर देना, या उनको मालूम रहता है कि एग्जैक्टली जो चावल है वो इतनी देर बाद कंप्लीट हो जाएगा. यानी उससे ज्यादा हीट देंगे तो हमारे ही लॉस है, गैस की भी अलग खपत होगी, यानी गैस का भी वेस्ट होगा और साथ ही साथ खाना भी अच्छा नहीं बनेगा. यानी उनको एग्जैक्टली मालूम है कि हमें कितनी हीट देनी है तो जाकर के हमारा खाना बहुत अच्छा टेस्ट हमें देगा. ठीक है. यानी ना उससे कम देना है ना उससे ज्यादा देना है. तो वही सिमिलरली इसमें करते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर मुझे कंप्लीटली टेक प्लेस कराना है तो कितनी हीट मुझे देनी है, ये कितना एंथैल्पी होना चाहिए उसका, ताकि मेरा रिएक्शन सक्सेसफुल हो. क्योंकि अगर मैं ज्यादा दूंगा तो वेस्ट हो जाएगा, कम दूंगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा. तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है ये कैलकुलेट करना फॉर एनी रिएक्शन, कि हमको कितना प्रोवाइड कराना है ताकि हमारा रिएक्शन सक्सेसफुली हो. तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल रहता है. ठीक है. नाउ another topic for us is standard enthalpy of reaction. इससे पहले एक और टॉपिक है आपका कि मोलर एंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. कि जैसे कोई रिएक्शन है, जस्ट सपोज कि CH4 का हम बर्न करवा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2. ठीक है. एंड ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है फिलहाल, मैं ऐसे लिखते रहो. तो इसमें अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन लिखना होगा, मैं क्या करूंगा,
एंथैल्पी ऑफ CO2, ठीक है। ये HM क्या है, मोलर एंथैल्पी, क्या है, मोलर एंथैल्पी कहलाता है कि 1 मोल के लिए कितना लगा, प्लस HM ऑफ H2O माइनस, देखो प्रोडक्ट का प्लस कर दिया एंड रिएक्टेंट का माइनस कर देना है, यानी HM ऑफ CH4 प्लस HM ऑफ SO2। तो ये HM अगर आपको दिखे तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये मोलर एंथैल्पी है पर मोल के लिए। हमने पढ़ा था ना कि 1 मोल में हमको करना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वही है, ठीक है। HM का डिनोशन वही है। अब है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी आप रिएक्शन को एट स्टैंडर्ड कंडीशन में करवाते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि एट एसटीपी मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे टेम्परेचर आपका 273 केल्विन हो और वी कैन से 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका 1 बार के बराबर हो। तो उस केस में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो उस दौरान क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे कि आयरन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 550 केल्विन पे कैलकुलेट होता है, वाटर के लिए 298 केल्विन पे कैलकुलेट किया जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो उस टेम्परेचर पे और एट 1 बार प्रेशर कितना है, 1 बार, तो 1 बार पे वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर जो रहता है वो 298 केल्विन है, आयरन के लिए 550 केल्विन है। तो जब भी हम रिएक्शन को एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करवाते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, उस दौरान जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ अनदर पॉइंट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो जनरली जब मैटर का कन्वर्जन होता है, जैसे सिंपल सी बात है, सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन वी हीट इट, ओके, liquid is being converted into gas, and also there is a case where the solid is being directly converted into gas। 3 केसेस होते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपोराइजेशन या एवापोरेशन, जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं, वेपोराइजेशन। एंड व्हेन द सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैस इट इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज आवर टॉपिक, आवर टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ तीनों समझ लेना, ठीक है, ये अभी और वो भी, यही से आपको समझ लीजिएगा। So what is the enthalpy of fusion? Enthalpy of fusion is the amount of heat required to convert the 1 mole of solid into 1 mole of liquid। 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगी, उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। So when H2O in solid state is being converted into H2O in liquid state, at that time the heat released or gained is being denoted by delta fusion, FUSH, ठीक है। ये क्या बताता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी FUS लिखा जाता है। वेपोराइजेशन को कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा VAPH, ठीक है। एंड सब्लिमेशन को डेल्टा SUBH, यानी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, और टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ गैस। Similarly, enthalpy of sublimation, the amount of heat required to convert the 1 mole of solid into 1 mole of vapor or 1 mole of gas। तो ये सब उसकी डेफिनेशन है जो आपको पढ़ना है, ये आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन में दिया गया है। तो बस सिंपल सा आपको यही समझना है कि फ्यूजन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है एंड सब्लिमेशन क्या है, ठीक है। तो वो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ये कैसे करना है। तो बुक में ऐसे इसके ऊपर ऐसे नोट भी बना होगा, तो आप उससे परेशान, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि इसमें ये नॉट क्यों बना है, ठीक है। जैसे हम लोग 2 चीजें पढ़ते थे ना, एक आइडियल गैस एक रियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस को हम जनरली कभी कभी H0 से डिनोट करते हैं और रियल गैस को सिंपल H से डिनोट करते हैं, तो ये वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाउ लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल ऑफ द एनसीईआरटी दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक व्हिच वी हैव स्टडीड नाउ। द क्वेश्चन इज बीइंग गिवन एज a swimmer coming out of the swimming pool is covered with a thin layer of water that is 18 ग्राम वाटर, ठीक है। उसके ऊपर 18 ग्राम
वाटर, यानी जब वो पानी से बाहर निकला तो वो वेट था एंड उसके ऊपर शरीर में 18 ग्राम वाटर लगा हुआ था, ठीक है। So it is asking you to how much heat must be supplied to evaporate the water at 298 Kelvin, यानी टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है एटमॉस्फेयर का, आपको कितनी हीट उसको प्रोवाइड करानी है, यानी आपको क्यों पूछ रहा है कितना आपको उसको देना है कि वो वेपोराइज हो जाए, ठीक है, उसको वेपोराइज करवाना है। साथ ही साथ आपको इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करने को बोल रहा है एट 298 केल्विन, यानी आपको डेल्टा यू भी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। एंड इट इज गिवन एट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच VPH at 298 Kelvin is for water is 41.01 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि होता कैसे है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे इंटरनल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वॉल्यूम QV जो है वो CV टी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, CV टी के बराबर वो होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर मेरा कांस्टेंट है एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा H के बराबर ही होता है, तो उसमें आपको नहीं, ये नहीं करना है आपको, सॉरी वॉल्यूम का मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें ये दिया गया है कि प्रेशर आपका जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो QP जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होता है डेल्टा H के बराबर होता है, ठीक है, और डेल्टा H आपको दिया गया है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें मोल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तो 1 मोल के लिए है ना, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वेपोराइजेशन ये 1 मोल के लिए पढ़ी थी, तो पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना होगा। तो गिवन वेट 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18, तो कितना आ गया, 1 मोल आ गया, ठीक है। सो QP इज इक्वल टू N इंटू डेल्टा H के बराबर होना चाहिए। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, N की वैल्यू 1, डेल्टा H की वैल्यू 44.01, तो कितनी हीट हमको उसको देनी है एवोपरेट कराने के लिए, 44.01 किलोजूल पर मोल मुझे हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। सो द फॉर्मूला आई हैव स्टडीड for the calculation of the relation between enthalpy and internal energy, that is delta H is equal to delta U plus P delta V। पर यहाँ मुझे प्रेशर एंड वॉल्यूम से तो लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है, सेकेंड फॉर्मूले से, डेल्टा NG/RT से, ठीक है। एन यहाँ G स्मॉल था, डेल्टा H मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा U, डेल्टा H दिया गया है, सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा H कितना है, 44.01 माइनस नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है, R की वैल्यू 8.314 किलोजूल पर मोल, और जो टेम्परेचर रहेगा वो 298 केल्विन रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, ये जूल पर मोल में है, ठीक है, इसको किलो जूल पर मोल में करने के लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, बुक में भी आंसर आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि कितना आंसर रहेगा, एग्जैक्टली अभी कैलकुलेट करना थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। सो हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट, व्हाट यू हैव टू डू हियर, दैट इज क्लियर, कि पहले आपको जो भी दिया गया है आप उससे पहले Q कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि Q कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, एक QV इज इक्वल टू डेल्टा U बताया मैंने आपको, और एक QP इज इक्वल टू डेल्टा H बताया है। अब चूंकि मेरे पास इंटरनल एनर्जी तो थी नहीं, तो मैं QV ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनल एनर्जी तो कैलकुलेट करनी थी, बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट की बात चल रही है, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए मुझे डेल्टा H मालूम है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे डेल्टा U कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ another point is enthalpy of formation, कि enthalpy of formation क्या है, enthalpy of formation, कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी हम जैसे रॉ मटेरियल्स हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके हम इंडिविजुअली किसी का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान उसका एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कितनी हीट रिलीज या गेन होगी उस दौरान, ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है कि इसका एक और एप्लीकेशन क्या है, कि जैसे जस्ट सपोज कि कोई रिएक्शन हुआ
एंड उस दौरान हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हुआ हीट रिलीज हो रही है, मुझे पता है कि मुझे कितना बाहर से आउटपुट देना है ताकि मेरा रिएक्शन सक्सेसफुली हो सके, ठीक है, क्लियर। तो अगर जितनी हीट रिलीज हो रही है, अगर उस हीट रिलीज से मेरा कोई और दूसरा रिएक्शन अगर हो जाए तो यहां पे भी एक बेनिफिट है कि जस्ट सपोज कि जैसे वेट प्लीज, जस्ट सपोज कि मैं कोई रिएक्शन कराया ए से बी, ठीक है, इस दौरान हीट रिलीज हुई बहुत सारी, अब जितनी भी हुई आइडिया नहीं है बट मान लो हुई, एंड जस्ट सपोज कि मुझे वाटर बॉईल करवाना है, क्या कराना है, वाटर बॉईल कराना है, तो मैं अलग से रिएक्शन न करवा के क्या कर सकता हूं, इसको यही हीट यूज करके वाटर को बॉईल करवा सकता हूं। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा बट स्टिल मुझे आउटपुट तो प्रॉपर मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट रहते हैं कि एक दूसरे से इंटर रिलेट करके काम करने का, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिनाइज दैट हाउ द एलिमेंट इज बीइंग फॉर्म, कि जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर कैसे बन रहा है, जब उसका H2 प्लस हाफ O2 के साथ रिएक्शन करा है एंड ये H2O बन गया, तो इस दौरान जो ओवरऑल जो हीट रिलीज या गेन हो रही है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली। जैसे एमोनिया है तो N2 प्लस 3H2 इट गिव्स NH3 ट्वाइस ऑफ NH3, तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो बनेगा कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जस्ट सपोज कि एक और रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म CaCO3, लेकिन इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि H2 एंड ऑक्सीजन नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बट इस केस में अगर मैं देखूं तो CaO जो है नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं से तो फॉर्म होके आता है, तो इस वजह से क्या है कि ये इंडिविजुअली कहीं से फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ये कहीं से पहले बन के आए हैं, फिर ये दो अलग अलग प्रोडक्ट से मिल करके ये बना रहे हैं, दो अलग अलग रिएक्टेंट या दो अलग अलग कंपाउंड से या सब्सटेंस से मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल करके, जो हमने फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ा, ठीक है। तो इस केस में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में आपको याद रखना है। तो यूजुअली क्या होता है, जनरली जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनका डेल्टा एच हमेशा जीरो हम लोग लिखते हैं, उनका डेल्टा एच हमेशा हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, एंड जबकि जो एमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो हम एंथैल्पी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस दौरान कितनी हीट रिलीज हुई है, कितना हीट गेन हुआ। सिमिलरली वाटर के लिए भी हम यही करते हैं, पर इनके लिए हम ये नहीं करते क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए तो हमें अलग से एंथैल्पी देनी पड़ती है, CO2 के लिए भी अलग से एंथैल्पी देनी पड़ती है, पर इसके लिए वैसा नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अभी एक और टॉपिक आएगा, दैट इज another topic is here थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है हेस लॉ, वो इंपॉर्टेंट है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, अब वो रूल्स कैसे है मैं इंडिविजुअली नहीं पढ़ रहा हूं, मैं रिएक्शन वाइज आपको बताते जाऊंगा। सपोज कि एक रिएक्शन हो रहा है Fe2O3, ये सॉलिड स्टेट में है, hydrogen that is in gaseous state is being converted into 2Fe that is solid state and water H2O liquid। आपसे ओवरऑल पूछ रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बीइंग कैलकुलेटेड है एंथैल्पी ऑफ Fe2O3, सॉरी पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं H पर एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस, इसको ब्रैकेट में एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 एंड प्लस एंथैल्पी ऑफ H2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअली जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहां पे हाइड्रोजन नेचुरली एग्जिस्ट करता है, आयरन नेचुरली एग्जिस्ट करता ही करता है, तो जो इंडिविजुअल स्टेट में रहते हैं उनकी एंथैल्पी जीरो ली जाती है, तो इसकी जो एंथैल्पी रहेगी वो जीरो रहेगी, कहां पे, ये वाला
और ये वाला, ये कंप्लीटली क्या रहेगा, 0 रहेगा। नाउ द एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 इज गिवन एज, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि Fe2O3 की जो एंथैल्पी रहती है वो है -824.2 किलो जूल पर मोल, एंड एंथैल्पी ऑफ H2 is given as -285.83 किलोजूल पर मोल। अब एक बात याद रखिएगा, इसके आगे जो ये 2, 3 लगा है, इसको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं, यानी जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है, इसे हमें ले करके चलना है, और ये इंपॉर्टेंट है, द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो when I am writing the equation, I have to multiply this, यानी I have to multiply 2 here, H2O में 3 मल्टीप्लाई कराना है, हाइड्रोजन में 3 मल्टीप्लाई करवाना है, और Fe2O3 में तो कुछ भी नहीं है, तो वहां 1 मल्टीप्लाई होगा। यानी इस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें उसे ले करके चलना ही चलना है। सो when I am calculating the enthalpy of a reaction delta RH, तो 2 into F, ये जो 0 है, ठीक है, ये तो मैंने आपसे कहा 0 है, तो ये तो 0 रहेगा। 3 into ये, यानी 3 into 285, माइनस इसलिए क्योंकि ये तो माइनस में, इसलिए माइनस पहले लिख दिया, 285.83, एंड माइनस ये तो 0 है, लेकिन इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -824.2 किलो जूल पर, ठीक है। अच्छा, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, पहले से ही माइनस लिखा हुआ है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -33.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यू हैव टू, फॉर एनी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज बीइंग कैलकुलेटेड इन सच अ वे दैट यू डू नॉट हैव टू इग्नोर द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे होता 1/2, मान लो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा देता, 2, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे भी इससे डिवाइड कराना पड़ता कि Fe के आगे 1 है तो यहाँ 1 रह जाता, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयरन। फिर वाटर के आगे 3/2, Fe2O3 के आगे 1/2, एंड सिमिलरली ऐसे करता, यानी यहाँ पे भी मुझे 3/2, यहाँ पे भी 1/2 रखना पड़ता, यानी इसको भी 2 से डिवाइड कराना पड़ता। तो 2 से जब मैं डिवाइड कराता तो मेरा आंसर ये नहीं आता, मेरा आंसर क्या आता, -16.65 किलोजूल पर मोल। यानी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को मुझे इग्नोर नहीं करना है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को मुझे ले करके चलना ही चलना है। तो ये 2 स्टेप्स, शुरू के 2 स्टेप्स आपके थर्मोकेमिकल रिएक्शन के, कि पहला है कि कोई भी रिएक्शन होगा तो आपको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इग्नोर नहीं करना है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन सच अ वे दैट फॉर द इंडिविजुअल और द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बीइंग टेकन एज 0। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज कि जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो आपका रिएक्शन का जो एंथैल्पी का सिंबल है वो भी चेंज हो जाता है। वो कैसे, तो देखिए, अगर N2 + 3H2 का मैं रिएक्शन करवा के एमोनिया बनवाता हूँ 2NH3, ठीक है, तो इस दौरान जो डेल्टा H है वो रहता है -91.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, यानी ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स लिख दूं, 2NH3 is being converted into N2 + 3H2, तो ये अब जो आपका डेल्टा H रहेगा वो रहेगा 98.1 किलो जूल पर मोल, यानी अब ये प्लस में बदल जाता है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक में आ गया, डेल्टा H निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो आपका डेल्टा H का साइन जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी हेस लॉ, जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कल हम लोग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो टिल दैट क्लास, study it well from your NCERT book, try to solve the numericals that is being given in the in-text questions, and if you have any doubt, you are free to ask, and take care of you.